बहुत बहुत स्वागत है आपका इकोनॉमिक्स हिंदी विथ मैथ में। आज इस वीडियो में हम करेंगे यहाँ पर माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 10 पार्ट 4, जिसमें हम देखेंगे 10.2 तुलनात्मक अध्ययन भारत, चीन और पाकिस्तान। यानी भारत, चीन और पाकिस्तान के बीच में तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, क्योंकि ये वाला टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये 99% आपके जो है एग्जाम में आएगा। चांसेस हैं पूरे कि ये आएगा ही आएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर इसको अच्छे से हम कर लेते हैं और समझ लेते हैं कि क्या होता है। तो आपको मैंने पहले ही बता दिया है, पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि अर्थव्यवस्था के बारे में बताया, किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को अपनाया गया, साथ ही मैंने बताया पाकिस्तान की इंफॉर्मेशन दी, और साथ ही यहाँ पर जो है चीन की इंफॉर्मेशन दी, जिसमें कि आपको बताया गया है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, भूगोल, जनसंख्या, इस तरह इत्यादि आदि चीज़ें जो है आपको बताई गई हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर आपको इतनी सारी चीज़ें और भारत के बारे में आप पहले से जानते हैं, तो यहाँ पर बस आपको ये बताना है, यहाँ पर तुलनात्मक अध्ययन करना है। तो चलिए करते हैं। तो देखिए, तुलनात्मक अध्ययन क्या किस किस का करना है, भारत का करना है, पाकिस्तान का करना है और पाकिस्तान का हमें करना है। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले इनकी बात करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि देखिए, अगर हम बात करें इनकी कैसे हम इसकी तुलना कर सकते हैं, तुलना के लिए कोई ना कोई आंकड़े आवश्यक होते हैं। तो देखिए, जब ये क्वेश्चन आएगा आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। अब देखिए, यहाँ पर जो क्वेश्चन होगा, इसका क्वेश्चन इस प्रकार से आ सकता है। यहाँ पर एक सारणी दी होती है, आपको एक तालिका बनाकर क्वेश्चन पेपर में दे देंगे। अब बताइए कि यहाँ पर तुलना भारत, पाकिस्तान और जो है चीन के बीच जो है यहाँ पर तुलना कीजिए, या फिर आपको क्वेश्चन मिलेगा इस तरह से, चीन और पाकिस्तान में तुलनात्मक अध्ययन का वर्णन करें। इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है और आपको एक तालिका दी होती है जिसमें चीन के आंकड़े होते हैं और पाकिस्तान के आंकड़े होते हैं। अगर ये आपको पहले से ही याद है अच्छे से तो आप लिख सकते हैं, और वरना आप जो है तालिका की सहायता ले सकते हैं। ठीक है, तो तालिका की सहायता से आप जो है बड़ी आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर जो है आपको ज़्यादा जो है आंकड़े याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आंकड़े आपको तालिका में मिल जाएंगे। अगर नहीं मिलते हैं तो आप यहाँ पर मेन चीज़ याद कर लीजिए, जिससे आपका जो है क्वेश्चन परफेक्ट हो जाए, आपको पूरे नंबर मिल जाएं। तो ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर पहला है आपका यहाँ पर जनांकीय संकेत। ठीक है, जनांकीय संकेत का मतलब होता है कि यहाँ पर जो है भारत, चीन और पाकिस्तान तीनों हैं। भारत, चीन और पाकिस्तान में जनांकीय संकेत क्या है, यानी लोगों की जनसंख्या के बारे में क्या संकेत देता है, यानी जनसंख्या किस प्रकार की है वो देखेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे जनसंख्या की, भारत की जनसंख्या की। तो अगर मैं बात करूं भारत की जनसंख्या की, यहाँ पर आप देखेंगे जनसंख्या के बारे में जनांकीय संकेत जो दिए गए हैं। यहाँ पर देखिए, भारत जो है, भारत की जनसंख्या जो है यहाँ पर मिलियन में दी गई है, जो कि यहाँ पर 2015 के अनुसार 1311 मिलियन थी। लेकिन वर्ष जो है 2015 में ये वृद्धि हुई, 1.2 मिलियन की वृद्धि होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर चीन की बात करें तो यहाँ पर जो है चीन 2015 में 1300 जो है 71 मिलियन थी। मतलब यहाँ पर जो है ज़्यादा जनसंख्या थी चीन की, और इसकी जो वृद्धि हुई है वो 2015 में जो वृद्धि हुई वो 0.5% की वृद्धि हुई है। ठीक है, 5 ही वृद्धि हुई है मिलियन में। तो यहाँ पर पाकिस्तान की बात करें तो इसकी जनसंख्या 188 थी, लेकिन यहाँ पर जो वृद्धि हुई है 2.1 की वृद्धि हुई है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो पाकिस्तान में, भारत में जो वृद्धि हुई वो थोड़ी हुई, लेकिन चीन में जो वृद्धि हुई वो कम हुई है। जनसंख्या चीन की ज़्यादा थी, वृद्धि कम हुई है। ठीक है, भारत के मुकाबले। लेकिन यहाँ पर जो जनसंख्या यहाँ पर पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा कम थी, और यहाँ पर पाकिस्तान में जो है यहाँ पर 2.1 मिलियन की जो है वृद्धि हुई है। अब बात करते हैं इनके घनत्व के बारे में कि जो है कितने वर्ग किलोमीटर में कितने ज़्यादा लोग रहते हैं। वर्ग किलोमीटर की बात करें तो भारत की बात करें तो 441 जो है लोग हैं यहाँ पर, और 2015 की बात करें तो यहाँ जो मेरे पास आंकड़े हैं वो 2015 के हैं। हो सकता है आपकी नई बुक में अगर हो तो वो आंकड़े आपके अपडेटेड हों, वहाँ पर आपको जो है 2016, 17, 18 या 19 के आंकड़े मिल जाएं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आंकड़े आपको याद कर लेने हैं। तो यहाँ पर क्या है, याद नहीं कर रहे हैं, आपको जो है तालिका मिलेगी उसी के अनुसार आपको कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ एक बार, जो है 441 जो है यहाँ पर प्रति
यहाँ पर घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर में जो है 1 किलोमीटर में यानी 1 प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं ये बताया गया है। तो यहाँ पर 441 लोग रहते हैं भारत में, और जो है चीन में रहते हैं 146 लोग, और पाकिस्तान में रहते हैं 245 लोग। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप, यहाँ पर जो है भारत में बहुत ज़्यादा रहते हैं, घनत्व ज़्यादा है। उसके बाद देखें लिंग अनुपात की बात करें तो यहाँ पर जो है 2015 की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, भारत में जो है 929 जो है यहाँ पर अनुपात है लिंग अनुपात। उसके बाद है चीन में जो है यहाँ पर केवल 941 है, और जो है पाकिस्तान में 947 है। ठीक है। उसके बाद प्रजनन दर की बात करें तो यहाँ पर जो है पाकिस्तान में 2.3 है, चीन में 1.6 है, पाकिस्तान में 3.7 है। शहरीकरण की बात करें, जो शहरीकरण जो शहर बसा हुआ है कहाँ कहाँ, भारत में जो है 33% है। ठीक है, 33 है। उसके बाद आता है चीन में बात करें तो 56 है, और पाकिस्तान में 39 है। मतलब यहाँ पर जो है पाकिस्तान में और चीन में शहरीकरण ज़्यादा है, भारत में कम है। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने जनसंख्या बता दी, जनसंख्या में जो है वृद्धि की बता दी किस प्रकार से हुई है। तो यहाँ पर मैंने सारे पॉइंट डिस्कस कर दिए, जनसंख्या बताई, जनसंख्या कितनी है। ठीक है। उसके बाद मैंने जनसंख्या में वृद्धि बताई, आपको वृद्धि कितनी हुई है। ठीक है। आपको मैं देखिए दोबारा भी बता देता हूँ क्योंकि आंकड़े आपको भूल जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या है, सबसे पहले बात करें जनसंख्या की, जो जनसंख्या है यहाँ पर भारत में है 1311 मिलियन, चीन में है 1371 मिलियन, और साथ ही पाकिस्तान में है 188 मिलियन। जनसंख्या में जो वृद्धि हुई है वो हुई है, अगर भारत की बात करें तो 1.2 की वृद्धि हुई है, चीन में बात करें तो यहाँ पर 0.5 की वृद्धि हुई है, और साथ ही जो है पाकिस्तान में 2.1 की वृद्धि हुई है। जनसंख्या घनत्व की बात करें तो यहाँ पर घनत्व की बात मैंने बताया था आपको, 441 था, भारत में 441 है, और चीन में जो है 146 है, और साथ ही यहाँ पर जो है पाकिस्तान में 245 है। अब बात करते हैं लिंग अनुपात की। लिंग अनुपात की बात करें तो यहाँ पर आप बता सकते हैं कि लिंग अनुपात 900 यहाँ पर जो है भारत में 929 है, और साथ में जो है 941 है चीन में, और जो है पाकिस्तान में 947 है। अब प्रजनन दर की बात करें तो प्रजनन दर जो है भारत में 33% है, चीन में जो है 56% है, और यहाँ पर जो है पाकिस्तान में 39% है। तो देखिए यहाँ पर आपको इतना याद रख लेना है आपको, या देखिए यहाँ पर आपको जो है यहाँ पर आंकड़े तो आपको बहुत सारे हैं। ठीक है, और ये आंकड़े बदलते भी रहते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकती है इन आंकड़ों को याद करने में, और यहाँ पर जो है अपनी इस क्वेश्चन की प्रिपरेशन करने में। तो आपको एक सरल सा मैं तरीका बता देता हूँ कि किस प्रकार से आप, अगर आपको आंकड़े क्वेश्चन पेपर में मिल जाते हैं, मतलब तालिका मिल जाती है, तो आपको कोई टेंशन की बात नहीं है। आपको बस वहाँ से आंकड़े उठाने हैं और आपको जो है पॉइंट बनाकर आंसर लिख देना है। लेकिन कहीं यही बात आपके सामने आती है, आपको जो है पॉइंट आंकड़े नहीं मिलते हैं, तब आप कैसे लिखेंगे। तो आपको यहाँ पर जो है ट्रिक क्या है, ये है आपको जो है 2 शब्द, एक जनसंख्या शब्द ले लेना है, जनसंख्या में वृद्धि ले लेना है, और साथ ही जनसंख्या का घनत्व ले लेना है, लिंग अनुपात ले लेना है, और प्रजनन दर ले लेना है। तो यहाँ पर आपको 5 शब्द याद कर लेने हैं, कौन कौन से। जनसंख्या कि यहाँ पर हमें मुझे बताना है, आपको याद रखना है कि हम मुझे क्या करना है, भारत और चीन पाकिस्तान तीनों के बीच में जो है किसके आधार पर मुझे बताना है, तीनों के बीच में मुझे जो बताना है वो किसके आधार पर बताना है, वो बताना है मुझे जनसंख्या के आधार पर इसमें अंतर। फिर बताना है जनसंख्या में इतनी वृद्धि हुई, किस देश में कितने लोग जो है वृद्धि होती है, चीन में पाकिस्तान में जो है किसमें सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई, किसमें कम हुई। फिर घनत्व के आधार पर, घनत्व का मतलब होता है कि 1 वर्ग किलोमीटर में, ठीक है, 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, ये है इसका जनसंख्या घनत्व। उसके बाद लिंग अनुपात, 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या कितनी है, वो लिंग अनुपात है। प्रजनन दर यानी 1 वर्ष में जो है बच्चे, जन्मित बच्चों की जनसंख्या, यानी संख्या कितनी है, वो प्रजनन दर कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चारों चीज, यहाँ पर 5 चीज आपको याद रखनी है। तो यहाँ पर देखिए, अगर आपको आंकड़े याद नहीं होते तो आपको क्या करना है, कैसे आपको यहाँ पर आंसर लिखना है, तो आपको बता देता हूँ कैसे करेंगे आप। देखिए, अगर आपको आंकड़े याद नहीं है तो आपको लिखना है जनसंख्या। तो अभी आप ये याद जरूर कर लें, देखिए आंकड़े तो आपके बदलते रहेंगे, लेकिन एक चीज आपकी नहीं बदलेगी। यहाँ पर जो है बहुत ही कम चांस है कि वो बदलेगी, लेकिन फिर भी आप इस तरह से लिख सकते हैं। जैसे कि जो है यहाँ पर आप देख रहे होंगे, जैसे कि मैंने आंकड़े बताए कि सबसे पहले भारत के जो है जनसंख्या के बारे में जो आंकड़े थे, यहाँ पर भारत के जो है
यहाँ पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या चीन की थी, चीन की सबसे ज़्यादा जनसंख्या, उसके बाद भारत की, और फिर उसके बाद जो है पाकिस्तान की जनसंख्या थी। तो आप यहाँ पर इस तरह लिख सकते हैं, यानी जनसंख्या के मामले में जो है चीन सबसे अधिक जनसंख्या चीन में पाई जाती है, उसके बाद जो है भारत में चीन से कम जनसंख्या पाई जाती है, उसके बाद भारत से कम जो है पाकिस्तान में जनसंख्या पाई जाती है। तो इस प्रकार से आप लिखेंगे तो आपका पॉइंट भी बन गया, तीनों में अंतर भी आ गया, तो यहाँ पर आपको नंबर मिल जाएंगे, और आपको जो है आंकड़े अगर आपको याद नहीं है तब भी आपका यहाँ पर काम चल जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, अगर आंकड़े मिल जाते हैं तो और भी बढ़िया है, आप आंकड़ों को भी लिखिए उस क्वेश्चन में अपने पॉइंट में, तो और बेहतर आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपको बाई चांस आंकड़े नहीं मिलते हैं तो आप इस तरह से कर सकते हैं कि भारत में जो है जनसंख्या चीन के मुकाबले कम है, या फिर चीन में सबसे अधिक जनसंख्या पाई जाती है, उसके बाद जो है भारत में चीन से कम जनसंख्या पाई जाती है, और पाकिस्तान में जो है भारत से कम जनसंख्या पाई जाती है। उसके बाद ऐसे ही करेंगे हम यहाँ पर घनत्व के बारे में, कि चीन का जो घनत्व है वो क्या है, यहाँ पर जो है जनसंख्या वृद्धि के बारे में, कि किसमें सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई। तो आप देखेंगे मैंने आपको बताया था पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है, जो पाकिस्तान है यहाँ पर पाकिस्तान में जो है सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है। ठीक है, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई, उसके बाद जो है यहाँ पर भारत की जनसंख्या में वृद्धि हुई है, चीन में सबसे कम जनसंख्या में वृद्धि हुई है। सबसे पहले भारत में सबसे ज़्यादा, चीन में उससे कम, भारत में जो है पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई, उसके बाद चीन में हुई, यहाँ पर जो है भारत में उससे कम हुई, उसके बाद जो है सबसे कम जो है चीन में हुई है। तो इस तरह से लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए घनत्व की बात करें तो घनत्व यहाँ पर जो है भारत का घनत्व सबसे ज़्यादा है, फर्स्ट नंबर भारत का घनत्व। ठीक है, भारत का घनत्व सबसे ज़्यादा है, उसके बाद जो है यहाँ पर भारत का घनत्व, यहाँ पर जो है भारत का घनत्व ज़्यादा नहीं है, यहाँ पर जो किसका घनत्व ज़्यादा है वो है आपका जो यहाँ पर 947 जो है पाकिस्तान का। तो पाकिस्तान का जो है सब घनत्व सबसे ज़्यादा है, उसके बाद भारत का उससे कम है, और भारत से कम चीन का है। ठीक है, इस तरह से इसका घनत्व है। अगर बात करें प्रजनन दर की, तो प्रजनन दर में यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर लिंग अनुपात की बात करते हैं। लिंग अनुपात में जो है यहाँ पर जो, अच्छा हम घनत्व की बात कर रहे थे, तो घनत्व में क्या होता है, यहाँ पर चेंज है। घनत्व में जो है भारत का घनत्व सबसे ज़्यादा है, उसके बाद जो है चीन का घनत्व भारत से कम है, लेकिन जो है पाकिस्तान से भी कम है। चीन का घनत्व जो है भारत से कम है, पाकिस्तान से कम है, यानी भारत का सबसे ज़्यादा घनत्व। भारत फर्स्ट नंबर पे घनत्व के मामले में आता है, उसके बाद पाकिस्तान आता है, फिर चीन आता है। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे हम यहाँ पर जो है लिंग अनुपात की। लिंग अनुपात में देखिए यहाँ पर जो है जो लिंग अनुपात भारत में जो है सबसे कम है, उसके बाद चीन में जो है उससे ज़्यादा है, भारत में सबसे कम, चीन में उससे ज़्यादा, फिर पाकिस्तान में उससे ज़्यादा। ठीक है, आपको यहाँ पर क्या करना है, एक नोटबुक लेनी है और आपको क्रम बना लेना है कि किसमें जो है किससे ज़्यादा क्या चीज़ है, घनत्व किसमें ज़्यादा है, यानी फर्स्ट नंबर में घनत्व कौन से नंबर, जैसे भारत है घनत्व के मामले में कितने नंबर पर, यहाँ पर जो है घनत्व के मामले पर है, ये है आपका भारत सबसे पहले नंबर पर है। ठीक है, उसी प्रकार से आप प्रजनन दर लिंग अनुपात का बनाते हैं, लिंग अनुपात हो गया, उसके बाद प्रजनन दर देखते हैं। प्रजनन दर की बात करेंगे तो देखिए 2.3% की बात करेंगे, यहाँ पर जो है भारत आता है, यानी भारत में यहाँ पाकिस्तान में जो है प्रजनन दर सबसे ज़्यादा है, उसके बाद भारत में है, उसके बाद जो है चीन में है। ठीक है, पहले भारत, फिर पाकिस्तान, फिर चीन, इस तरह से आपका ये आता है। आई होप यहाँ पर आपको ये समझ आ रहा होगा। अगर समझ नहीं आ रहा है तो आप क्या करें, आप जो है इन आंकड़ों को लिख लें कि कौन सा किस नंबर पे आता है। जनसंख्या के मामले में फर्स्ट नंबर पे कौन है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस देश में है, उसके बाद किस देश में है, उसके बाद किस देश में कम। ठीक है, सबसे ज़्यादा किस में है, फिर उससे कम किस में, उससे कम किस में, ऐसे लिख लें। उसके बाद जनसंख्या घनत्व तो सबसे ज़्यादा किस में है, फिर उससे कम किस में है, फिर उससे कम किस में है। ठीक है, ऐसे क्रम बनाकर आपको लिख लेना है और फिर उसका एक एक पॉइंट बनाकर आपको जो है आंसर दे देना है। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो है टॉपिक करते हैं, विकास के संकेत देखते हैं। विकास के संकेत की बात करें यानी ग्रोथ इंडेक्स, यहाँ पर जो है ग्रोथ की बात करेंगे, संकेत क्या क्या मिलते हैं, यानी इंडिकेटर क्या है ग्रोथ के। ठीक है, तो ग्रोथ के इंडिकेटर बात करें तो एक ही इंडिकेटर होता है ग्रोथ का, जो कि हमें बताता है कि देश में विकास किस प्रकार से हो रहा है या नहीं हो रहा है। वो है आपका यहाँ पर जीडीपी। जीडीपी में वृद्धि की दर आपको बता देती है कि यहाँ पर जो है अगर जीडीपी की वृद्धि दर अधिक है
तो वो उससे पता चल जाता है कि यहाँ पर विकास के संकेत अधिक हैं, विकास हो रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर से ही हमें पता चल जाता है कि जो है वृद्धि दर कितनी है। तो हम यहाँ पर जो है तीनों देशों की वृद्धि दर की बात करेंगे, संकेत यहाँ जीडीपी की बात करेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि यहाँ पर विकास की दर किस देश की ज़्यादा है। ठीक है, तो चीन की जो जीडीपी है यहाँ पर क्रय शक्ति है, यहाँ पर क्या है 18.8 ट्रिलियन डॉलर है। और यहाँ पर भारत की जो है जीडीपी 8.07 ट्रिलियन डॉलर है और पाकिस्तान की जीडीपी लगभग जो है 12% है। ठीक है, भारत की 12% का, यानी भारत की जीडीपी का 12% है। तो आप देखेंगे यहाँ पर चीन की जीडीपी बहुत ज़्यादा है, उसके बाद जो है भारत की जीडीपी आती है, उसके बाद सबसे कम पाकिस्तान की जीडीपी है। तो यानी आप देख रहे होंगे जीडीपी से आपको पता चल रहा होगा भारत की जीडीपी, यहाँ पर पाकिस्तान की जीडीपी बहुत कम है, तो इसका मतलब वो ग्रोथ जो है उसकी ग्रोथ यानी विकास का संकेत बहुत कम मिलते हैं, यानी विकास नहीं कर रहा है वो इतना ज़्यादा, लेकिन भारत उससे ज़्यादा कर रहा है। उसके बाद भारत के बाद चीन सबसे अधिक कर रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हो गया। उसके बाद देखते हैं हम क्षेत्रवार योगदान। क्षेत्रवार योगदान का मतलब क्या होता है? क्षेत्रवार योगदान का ये मतलब होता है कि यानी क्षेत्र के अनुसार किस प्रकार से जो है सेक्टर कंट्रीब्यूशन किया गया है, कैसे क्षेत्र बांटे गए हैं, किस प्रकार से बटे हुए हैं। तो सबसे पहले जो क्षेत्र की बात करें तो क्षेत्र जो है यहाँ पर जो है मुख्यतः 3 प्रकार से बांटे जाते हैं। पहला होता है कृषि, दूसरा होता है उद्योग और तीसरा होता है सेवा क्षेत्र। कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र की बात करेंगे तो यहाँ पर प्रतिशत बता रहा हूँ। प्रतिशत जो है क्या है, भारत का जो है कृषि के मामले जो प्रतिशत है यहाँ पर जो है 17% है, लेकिन यहाँ पर जो है कृषि के मामले में बता रहे हैं भारत का जो प्रतिशत है कृषि में 17%। ये आंकड़े जो हैं 2014 और 15 के हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। हो सकता है आपकी बुक में नए आंकड़े छपे हों। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर जो मेरे पास आंकड़े हैं मैं वही बता देता हूँ आपको। क्या है, कृषि की बात करें तो यहाँ पर 17% है और यहाँ पर चीन में 9% है, पाकिस्तान में जो है जीडीपी जो है 25% है। क्या है, यहाँ पर कृषि क्षेत्र में जीडीपी में योगदान क्या रहा, यानी कृषि क्षेत्र ने जीडीपी में क्या योगदान दिया है, यानी जीडीपी को बढ़ाने में कितना प्रतिशत जो है योगदान दिया है, तो 17% दिया है भारत के अंतर्गत। चीन में जो है 9% देता है, पाकिस्तान में जो है 25% देता है, यानी पाकिस्तान में ज़्यादा कृषि की जाती है। ठीक है, अब बात करेंगे यहाँ पर जो है यहाँ पर कौन सी चीज़ है कार्य। यहाँ पर जो है अब उद्योग के मामले में कौन सा देश आगे है, तो सबसे पहले उद्योग में जो है भारत में जो है उद्योग क्षेत्र ने जीडीपी को 30% बढ़ाया है, लेकिन यहाँ पर जो है चीन में 43% बढ़ाया और 21% पाकिस्तान में बढ़ाया। तो चीन में सबसे ज़्यादा उद्योग क्षेत्र हैं और उद्योग क्षेत्र ने बढ़ाया है। सेवा क्षेत्र की बात करें तो भारत में 53% जो है सेवा क्षेत्र ने जीडीपी को बढ़ाया है, 48% चीन में बढ़ाया है और 54% जो है पाकिस्तान में बढ़ाया है। तो 54% यानी पाकिस्तान में जो है सेवा क्षेत्र अधिक है, तो यहाँ पर क्षेत्र अधिक हो गए हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कार्यबल का वितरण हुआ है। पाकिस्तान में जो है 50% कार्यबल मिल जाएगा आपको और यहाँ पर जो है चीन में 28% ही मिलेगा और पाकिस्तान में 43% मिल जाएगा। यानी कार्यबल का मतलब है कि काम करने वाले लोग आपको मिल जाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखेंगे उद्योग क्षेत्र में, यहाँ पर जो है उद्योग के मामले में जो कार्यबल कहाँ कितना मिलता है। उद्योग के मामले में जो है 21% भारत में रहते हैं, यानी उद्योग क्षेत्र में जो है 21% लोग काम करते हैं, 29% जो है चीन में करते हैं और 23% यहाँ पर पाकिस्तान में करते हैं। सेवा क्षेत्र में 29% भारत में करते हैं और जो है चीन में 43% करते हैं और जो है यहाँ पर पाकिस्तान में 34% करते हैं। तो ये सारे कुछ आंकड़े थे जो कि मैंने बताया क्षेत्रवार के मामले में, यानी कंट्रीब्यूशन कैसे सेक्टर बटा हुआ है। सेक्टर बटा हुआ है 3 क्षेत्रों में, कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र। ठीक है, अब बात करते हैं कृषि क्षेत्र की। कृषि क्षेत्र की प्राथमिक क्षेत्र, यहाँ पर एग्रीकल्चर की बात करेंगे। एग्रीकल्चर में जो है चीन की बात करते हैं, यानी एग्रीकल्चर में चीन यानी किस प्रकार से जो है आगे निकला उसके बारे में। ठीक है, तो देखिए स्थलाकृति और जलवायु दशाओं के कारण इसके कुल भू क्षेत्रफल का केवल 10% ही कृषि कार्य करने के लिए उपयुक्त है। यानी जो चीन है, चीन में केवल 10% ही भाग जो है कृषि करने के लिए उपयोग किया जाता है। 10% भाग ही यहाँ पर है चीन के पास जिसमें वो कृषि कर सकता है। उसके बाद चीन में कुछ कृषि करने योग्य क्षेत्रफल भारत के जो है
कृषि योग्य क्षेत्रफल का 40% है। ठीक है, चीन में कुल कृषि करने योग्य क्षेत्रफल जो है भारत के कृषि योग्य क्षेत्रफल का 40% है। मतलब जो है चीन में जो है कुल कृषि करने योग्य क्षेत्रफल जो है भारत के कृषि योग्य जो कि भारत में की जा सकती है उसका 40% है। 1980 के दशक तक जो है यह क्या हुआ था, जनसंख्या आजीविका के लिए एकमात्र स्रोत रूप कृषि पर निर्भर था। यानी यहाँ पर चीन की बात कर रहे हैं, जो चीन था 1980 के दशक तक जो है 80% जनसंख्या इसकी जो है यहाँ पर कृषि क्षेत्र में काम करती थी और ये कृषि पर ही निर्भर थी, आजीविका हेतु जीवन यापन करने के लिए कृषि पर निर्भर थी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे हस्तशिल्प आया, वाणिज्य आया और साथ ही प्रोत्साहन दिया गया। इससे क्या हुआ, यहाँ पर जो है उद्योग क्षेत्र की ओर चीन ने विकास किया। उसके बाद जो है यहाँ पर जो है पाकिस्तान में कृषि में संलग्न कार्यबल का अनुपात जो है 2014 से 15 में घटकर ये 28% रह गया। जीडीपी में योगदान जो है 9% रहा। मतलब यहाँ पर जो कार्यबल है चीन में इतना कम हुआ 14 से 15 वर्ष में, 2014 से और 2015 में जो है घटकर 28% रह गया था। 80% पहले जनसंख्या कृषि पर थी, लेकिन अब क्या है 2014 और 15 में ये क्या हुआ 28% ही रह गया और इसका जीडीपी पर योगदान 9% ही रह गया। उसके बाद देखिए कृषि क्षेत्र का योगदान जो है वहीं 25% था। अब पाकिस्तान की बात करते हैं, यानी भारत की बात करते हैं, भारत में इसका क्या योगदान रहा। कृषि क्षेत्रफल का यानी कृषि का योगदान भारत में क्या था, जो है कृषि का जीडीपी के योगदान में जो है 17% था और कृषि में संलग्न कार्यबल जो है 50% भारत में पाया जाता है। साथ ही अब बात करेंगे पाकिस्तान की। पाकिस्तान में जो है जीडीपी का योगदान 25% रहा और कार्यबल का यहाँ पर 50% पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर जो कार्यबल है 50% है और साथ में योगदान जीडीपी का जो है यहाँ पर जो है 25% है। आई होप यहाँ पर ये आपको समझ आ गया। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, आगे का टॉपिक जो है ये काफ़ी लंबा चैप्टर है, तो यहाँ पर जो है हम आगे का टॉपिक अगली वीडियो में कवर करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे उद्योग क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और इसमें क्या होता है और ये सारी चीज़ें हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।